आज इस नए वीडियो में हम लोग मास्टर ऑफ एडजेक्टिव का अध्ययन करने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पे पहले ही लिखा गया है टॉपिक विशेषण। चूंकि विशेषण को हम लोग 3 पार्ट में इसके पहले पढ़े थे, अध्ययन किए थे, लेकिन आज उन तीनों वीडियो को एक साथ कंपाइल करके मैं चाह रहा हूं कि एक भले ही बड़ा हो, लेकिन एक बार आप खोले तो लास्ट तक विशेषण से संबंधित सारी समस्या आपका समाप्त हो जाए। तो आइए विशेषण के इस क्रम में जब हम लोग इस नए टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा ज्ञान अपने पूर्व नॉलेज वाला जो टॉपिक है, स्पेशली नाउन और प्रोनाउन, संज्ञा और सर्वनाम, इन्हीं दोनों से रिलेटेड है। संज्ञा धरती पे प्रस्तुत किसी भी वस्तु का यदि कोई नाम है तो वो नाउन है, और कोई भी शब्द यदि नाउन को रिप्लेस कर दे तो वो प्रोनाउन है। अब इन दोनों के बारे में जो भी शब्द हम कहते हैं वही शब्द विशेषण कहलाता है। An adjective is a word which is used to qualify a noun or pronoun. नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला कोई भी शब्द क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। An adjective is a word which is used to qualify a noun or pronoun. A noun or pronoun. इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप यहां ले सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में कि राकेश इज अ गुड बॉय। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ। चूंकि विशेषण देखो, कभी भी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई भी डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को आपको छोड़ना नहीं है। उसी के अध्ययन को, उसी के बारीकी से समझ को पूरा का पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाने वाला है। यहाँ जो बात कही जा रही है वो एडजेक्टिव के बारे में हमेशा सही होगी। वो किसी न किसी रूप में इस काम को, नाउन या प्रोनाउन को अवश्य कॉम्प्लीमेंट देगा, पूरा करेगा, उसके बारे में कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा। इस वाक्य में जो अंडरलाइन है ये इतने वर्ड्स हैं। जैसे राकेश अगर नाम है तो नाउन हो जाएगा। इज वर्ब है, एडजेक्टिव के बाद हम लोग का अगला टॉपिक वर्ब का ही होगा। ए आर्टिकल है। गुड हमें नहीं पता है गुड क्या है, लेकिन बॉय हम लोग पढ़ चुके हैं कि बॉय नाउन है। बॉय क्या है? नाउन। अब इज को भी नहीं पता है लेकिन वर्ब बता देते हैं, आगे बढ़ते हैं। गुड देखना है। गुड मतलब, गुड का मतलब तो सभी जानते हैं कि अच्छा, लेकिन ये अच्छा जो है वो यहाँ पे किस पार्ट ऑफ स्पीच की भूमिका में है यही आपको चेक करना है। तो अच्छा का संबंध या तो बॉय से है, नाउन से है, या फिर राकेश से है, नाउन से है। और यहाँ पे यही बात कही जा रही है। An adjective is a word which is used to qualify a noun or pronoun. यहाँ पे यही बात कही जा रही है। बस आपका काम हो गया, एडजेक्टिव की भूमिका आपको स्पष्ट हो गई। दिए हुए वाक्य में अगर कहीं नाउन है, अगर कहीं प्रोनाउन है, तो अगर हमें कहना हो कि आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, इस वाक्य में आप ध्यान से देखिए, कहीं से कोई शब्द ऐसा नहीं है जो इनके बारे में कुछ कह रहा हो या विशेषता बता रहा हो। हाँ, आई आप पढ़ चुके हैं ये, आई एम अ टीचर, तो टीचर यहाँ क्या है? नाउन। टीचर क्या है? नाउन। और इसी टीचर को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे प्रयोग हो रहा है आई का, कि आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूं। मीन्स इस नाउन के बदले एक शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो ये यहाँ पे प्रोनाउन की भूमिका में है। लेकिन जैसे ही नाउन के बारे में कोई बात कही जाएगी, गुड, बैड, स्मार्ट, नॉटी, टॉल, शॉर्ट, जिसका संबंध किसी नाउन से होगा तो वो अपने आप विशेषण हो जाएगा। आगे जैसे आप इतना अध्ययन कर लेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसका काइंड्स भी है।
एडजेक्टिव के काइंड्स। एडजेक्टिव के काइंड्स की तरफ जब आप चलेंगे तो आपको बताया गया था पूर्व के वीडियो में, या बताया गया था, इसको छोड़िए, इस वीडियो से आप फिर से देखिए। एडजेक्टिव के दो ही काइंड होते हैं, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव आप नोट्स बनाएंगे अपना, और रेस्ट्रिक्टिव, रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है वर्णन करना। क्या? वर्णन करना, किसी भी नाउन या प्रोनाउन के गुणवत्ता को एक्सप्लेन कर देना, बढ़ा देना, कभी कभी घटाता भी है, लेकिन रेस्ट्रिक्टिव यहां करता है, ये सीमित कर देता है। इसका काम है सीमित कर देना, नाउन या प्रोनाउन के क्वालिटी को लेसन, कम कर देता है। इस प्रकार से यहाँ पे केवल दो ही एडजेक्टिव के काइंड्स हैं। हालांकि आप नाउन में 5 काइंड्स पढ़े थे, प्रोनाउन में 9 पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे पढ़ने के लिए, याद करने के लिए जब आपको एडजेक्टिव कहा जाए तो खट से दिमाग में आना चाहिए कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। कौन? डिस्क्रिप्टिव और रेस्ट्रिक्टिव। अब इनके बारे में थोड़ा सा अगर आप पढ़ लें तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। डिस्क्रिप्टिव देखिए, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव का मतलब ऐसे कोई भी नाउन या प्रोनाउन जो एक मुख्य रूप से जो इनका काम है वह दिए हुए नाउन के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में, दोज प्लेयर्स वर गुड। दोज प्लेयर्स, वे जो खिलाड़ी थे वे अच्छे थे। वे क्या थे? गुड थे। खिलाड़ी जब खेल स्पिरिट से, गेम स्पिरिट से कोई खेल खेलता है तो सारे खिलाड़ी अच्छे होते हैं। आप मैच के दौरान देखते होंगे कि अगर विराट कोहली को खेलते हुए उनके जूते का जो लैस फीता जो है अगर वो खुल जाए तो पाकिस्तान का भी कोई खिलाड़ी है, बाबर आजम है या कोई भी है, तो आके उसके लैस को वो बांधने का काम करता है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ गेम स्पिरिट। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो वे खिलाड़ी अच्छे थे। अच्छे का मतलब खिलाड़ी है तो खिलाड़ी का काम खेलना है, और गेम स्पिरिट के साथ खेलना है, तो वो अच्छे हैं। लेकिन इस गुड का संबंध किससे है? प्लेयर से, नाउन से, और जिस शब्द का संबंध नाउन से होगा वो एडजेक्टिव। अब यहां पे एक शब्द आ गया है, यहां पे दोज, दोज प्लेयर्स। अब एक बात यहां लगे हाथ समझ लीजिएगा, क्योंकि हिंदी वाले भी लोग इसमें पढ़ते हैं। हिंदी में एडजेक्टिव 2 प्रकार के होते हैं। हालांकि अंग्रेजी से इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब आपको रिलेट करेंगे, दोनों चीजों को जानेंगे तो भूलेगा नहीं। मौलिक और दूसरा होता है बेटा यौगिक। यौगिक, मौलिक को हम बेस कह सकते हैं अंग्रेजी में। क्या कह सकते हैं? बेस। थोड़ा सा अलग है ये, इसलिए ध्यान से समझिएगा। और यौगिक को कहते हैं कंपाउंड। क्या कहते हैं? कंपाउंड। थोड़ा सा, हालांकि ये अंग्रेजी के टॉपिक में थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि ये दोनों जो है वो कहीं से इंग्लिश के रूप में यूज नहीं होते हैं। होते हैं, ऐसा नहीं होते नहीं है, लेकिन इनको एक नया नाम नहीं दिया गया है। नया नाम हम लोग यहाँ बना ले रहे हैं, लेकिन हिंदी में ये है मौलिक। मौलिक का मतलब बेस। ऐसे कोई भी शब्द जो स्पष्ट रूप से किसी नाउन की व्याख्या कर दे, बस इतना ही काम है। और यौगिक, यौगिक कंपाउंड जो होता है यह नाउन के पूर्व आते हैं। जैसे यहां प्लेयर्स है ना, खिलाड़ी, तो कौन खिलाड़ी? दोज प्लेयर्स। अगर इस नाउन के पहले एक और शब्द आ गया तो यहां पे ये दोज जो है एडजेक्टिव की भूमिका में नहीं है, हाँ कंपाउंड एडजेक्टिव की भूमिका में है, यौगिक एडजेक्टिव की भूमिका में, यौगिक विशेषण के रूप में हिंदी में माना जाता है। हमारे यहाँ हम केवल ये कह देंगे कि दोज प्लेयर्स को हम लोग एक नया नाम दे देते हैं, अभी आगे आएगा, इसे कह देते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या कहते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव। लेकिन इस टॉपिक को अगर आप क्लियर कर देंगे, समझ में आ जाएगा, तो ये समस्या समाप्त हो जानी है। मौलिक या बेस का मतलब अगर हमें कहना हो कि प्लेयर्स वेर गुड, खिलाड़ी अच्छे थे, एग्जांपल के रूप में मैं दे रहा हूं, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन या द प्लेयर्स कर दीजिए, द डेफिनेट आर्टिकल्स के रूप में आ जाएगा, एडजेक्टिव ये भी है। लेकिन अगर हम केवल इस गुड के बारे में बात कर रहे हैं, अच्छा,
तो अच्छा का संबंध किससे है? प्लेयर से है। अगर हम अच्छा की बात करते हैं तो दैट इज बेस एडजेक्टिव, वो केवल एक ही काम करेगा, किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर देगा। लेकिन व्हेन दे टेक टू वर्ड्स, वन नाउन, एक संज्ञा हो, एंड बिफोर नाउन वन मोर वर्ड्स इज एडेड, नाउ दे मेक अ कंपाउंड एडजेक्टिव। मुझे लग रहा है कि ये बात आपके समझ में आ गई होगी। नहीं आई होगी तो एक और एग्जांपल आप इससे संबंधित देख सकते हैं। अगर कहा जाए कि वे अच्छे खिलाड़ी हैं, वे अच्छे खिलाड़ी हैं, क्या होगा? दे आर गुड प्लेयर्स। अब आपसे कोई पूछे कि यहां पे गुड प्लेयर्स आ गया, अच्छे खिलाड़ी, गुड प्लेयर्स, तो यहां पे जो शब्द प्रयोग हो रहा है गुड, ये किसके लिए आ रहा है? प्लेयर्स के रूप में। तो आपसे कोई कहे कि ये कौन सा है, बेस है कि कंपाउंड है, तो यहां सीधी सीधी बात है भाई कि यहां प्लेयर्स के बारे में जो बात है वो गुड, एक ही शब्द का प्रयोग हो रहा है, दैट इज बेस। लेकिन इसी बात को अगर हमें कहना हो कि वे खिलाड़ी अच्छे हैं, अब आइएगा, वे खिलाड़ी अच्छे हैं, तब हो जाएगा कि दोज प्लेयर्स, नाउन आ गया, दोज प्लेयर्स आर गुड, दोज प्लेयर्स आर गुड। अब ये गुड तो वही रहेगा एज इट इज बेस के रूप में, लेकिन यहां पे यौगिक के रूप में काम कौन कर रहा है? दोज प्लेयर्स। इस हिसाब से आप देखेंगे कि यदि किसी नाउन की, किसी प्रोनाउन की विशेषता अकेला कोई शब्द कर रहा है वह मौलिक विशेषण है, और यदि नाउन के पूर्व कोई एक आप एडिशनल वर्ड लेके और नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं तो वो कंपाउंड विशेषण या यौगिक विशेषण के रूप में जाना जाता है। खैर, हम लोग पढ़ रहे थे डिस्क्रिप्टिव के बारे में। तो डिस्क्रिप्टिव जो होता है वो ऐसा नाउन होता है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बढ़ा देता है। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बढ़ा देता है। जैसे अगर हम कहें कि सत्यम इज अ टाल बॉय, सत्यम इज ए टाल बॉय। अब सत्यम के बारे में या बॉय के बारे में यहां पे एक शब्द का प्रयोग कर दिया गया, किसका? टाल। टाल मतलब बड़ा, तो बड़ा मतलब कितना? 10 फीट का, 20 फीट का। आदमी का एक आइडियल हाइट है ना, मान लीजिए 6 फीट, 5 फीट 11 इंच, 5 फीट 10 इंच। अब एक बात बताइए, यहाँ पे सत्यम के बारे में हमने क्या कर दिया? एक्सप्लेन कर दिया कि टाल है, लग रहा है कि बंबू की तरह है, बांस की तरह लंबा है। ऐसा नहीं है, हमने एक शब्द का ही तो प्रयोग किया। लेकिन हाँ, इस टाल का मतलब कि अगर 5 फुट 10 इंच का किसी बच्चे का हाइट है, एक आइडियल हाइट, तो वो इससे ज्यादा है, 11 इंच का है या 6 फीट का है, 1 इंच या 2 इंच सामान्य औसत से वो बड़ा है, इसके लिए हमने लगा दिया कि टाल, बड़ा, बहुत बड़ा। इसलिए ऐसा वर्ड जो किसी ऐसे नाउन या प्रोनाउन के बारे में उसके क्वालिटी को, उसके मेरिट को एक्सप्लेन करता है, बढ़ा देता है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। क्या प्रॉब्लम है? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के बारे में जब आप इसको काइंड्स पढ़ेंगे, काइंड्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। अब देखिएगा, एक बात समझ जाइएगा, यहां अभी थोड़ी देर पहले आप सत्यम मिंक रखे थे, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग एडजेक्टिव के काइंड्स पढ़ रहे थे। तो एडजेक्टिव के 2 काइंड्स थे, कौन? डिस्क्रिप्टिव और रेस्ट्रिक्टिव। डिस्क्रिप्टिव में पॉज करो एक सेकंड, डिस्क्रिप्टिव को काइंड्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को आप फिर से देखिए, क्योंकि विशेषण के 2 प्रकार, डिस्क्रिप्टिव और रिस्ट्रिक्टिव। डिस्क्रिप्टिव क्या है, डिस्क्रिप्टिव क्या है? ये एक्सप्लेन कर देता है। लेकिन इसके काइंड्स में जैसे आएंगे, इसके भी 2 काइंड्स हो जाएंगे। यहां से आपको थोड़ा सा देखना होगा। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी,
ये क्या करता है, बिल्कुल जो डिस्क्रिप्टिव का डेफिनेशन है कि नाउन या प्रोनाउन के गुणवत्ता को, इसीलिए आप यहां देख सकते हैं कि क्वालिटी दिया हुआ है। और दूसरा है प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, ये दो पार्ट हो जाते हैं। एडजेक्टिव दो काइंड्स, डिस्क्रिप्टिव और रेस्ट्रिक्टिव। डिस्क्रिप्टिव के दो काइंड्स, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और प्रॉपर एडजेक्टिव। अगर हमें कोई एग्जांपल लेना हो किसका, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का, तो हम कह सकते हैं एक एग्जांपल जो क्वालिटी बेस्ड पे हो कि मनोज इज अ हैंडसम बॉय, मान लीजिए हैंडसम बॉय। तो इस वाक्य में आप देखिए, क्या मनोज से ज्यादा हैंडसम लड़का इस धरती पे नहीं है? लेकिन हमने इस वाक्य में क्या कर दिया, इस नाउन के, मनोज के बारे में हमने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया, उसकी गुणवत्ता को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत कर दिया। ऐसा कोई भी वर्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की कैटेगरी में आएगा। और दूसरा है प्रॉपर एडजेक्टिव। अब यहां पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में जो डेफिनेशन डिस्क्रिप्टिव का है वही एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का है, वही एग्जांपल सेम इसमें चल जाएगा। लेकिन प्रॉपर एडजेक्टिव एक नया नाम दे दिया गया। अभी थोड़ी देर पहले जब आप नाउन पढ़ रहे थे तो वहां पे एक नाउन पढ़े थे आप, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर आर दोज वर्ड्स व्हिच टेक्स अ पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। यदि किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी स्थान का कोई पर्टिकुलर नाम है, जैसे लखनऊ, दुनिया में बहुत सारे हैं, लेकिन लखनऊ जो है यूपी की कैपिटल राजधानी है, तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो दुनिया में एक और एक लौता, हालांकि लखनऊ नाम का गांव भी है, अगर आप जाएंगे देहात की तरफ तो गांव भी इस नाम से है, लेकिन उससे मतलब नहीं है, प्रॉपर वो गांव भी पड़ेगा, क्योंकि उसका नाम अगर लखनऊ है तो वो पर्टिकुलर हो गया। अगर कोई ऐसा विशेषण आ जाए, कोई ऐसा एडजेक्टिव आ जाए जो प्रॉपर नाउन से बना हो, those words which formed by proper nouns are called proper adjective। ऐसे कोई भी शब्द जिनकी उत्पत्ति का आधार नाउन हो और स्पेशली प्रॉपर नाउन हो, जैसे अगर हमें कहना हो भारत, क्या कहना हो, भारत, भारत इंडिया, तो ये प्रॉपर नाउन है। लेकिन इसी को अगर हम भारतीय कर दे, इंडियन कर दे, इंडियन, तो ये अब प्रॉपर नाउन से कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया, किसमें, विशेषण में, एडजेक्टिव में। और इसी एडजेक्टिव को हम लोग जो नया नाम देते हैं डिस्क्रिप्टिव का सेकंड टाइम, प्रॉपर एडजेक्टिव। दोज वर्ड्स which are formed by proper noun are called proper adjective। प्रॉपर नाउन से फॉर्म होने वाले कोई भी शब्द प्रॉपर एडजेक्टिव की श्रेणी में आते हैं। एक और बात, प्रॉपर नाउन से बने हुए कोई भी प्रॉपर एडजेक्टिव या तो अपने बाद कोई नाउन लेंगे या उसमें नाउन अंडरस्टूड होगा। जैसे जैसे इंडिया, जैसे पाकिस्तान, पाकिस्तान, जैसे जर्मनी, एग्जाम्पल के रूप में। अब इसे जब हम विशेषण बनाएंगे तो ये बनेगा इंडियन, ओके, ये बन जाएगा पाकिस्तानी, पाकिस्तानी, जर्मन, ठीक। लेकिन इंडियन, भारतीय, तो भारतीय क्या, किस नाउन का, क्योंकि ये विशेषण बन गया, तो विशेषण हमेशा नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, तो इसके लिए आपको एक नाउन वहां देना पड़ेगा, या अगर नहीं देते हैं तो आपको पता है कि हम किसके बारे में, अगर हमने कह दिया कि इंडियंस आर ग्रेट, तो मतलब हम भारतीय लोग के बारे में बात हो रही है, और वो कोई भी हो सकता है अगर वहां नाउन नहीं है तो। या अगर हम पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तानी टीम के बारे में, क्रिकेट टीम के बारे में बात कर लिए, या जर्मन शेफर्ड डॉग के बारे में, कुत्तों के बारे में, चाइनीज टॉयज के बारे में, तो नाउन का होना आवश्यक है, क्योंकि जैसे ये प्रॉपर नाउन से एडजेक्टिव बनेंगे, विशेषण की भूमिका में आएंगे, तो इन्हें कोई न कोई नाउन चाहिए जिसे ये क्वालिफाई करें। अगर
अगर इसमें कोई नाउन नहीं है तो इंडिया से बने हुए एडजेक्टिव, जिसे प्रॉपर एडजेक्टिव आप कहते हैं, इसमें जैसे आप इंडियन की बात करें तो इंडियन पीपल, इंडियन फ्रीडम फाइटर, भारत के वे लोग जो स्वतंत्रता आंदोलन में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिए। पिछले वाले वीडियो में भी मैं एक बार आपको बताया था, 1942 की एक घटना है। जैसे ये भारत और भारतीयता की बात आती है, जहन में आ जाता है, उसका एक दुख भी है, एक मलाल भी है। मातंगनी हाजरा नाम की एक स्वतंत्रता सेनानी है जो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान बंगाल को रिप्रेजेंट करती है और गांधी जी से बहुत प्रेरित थी। गांधी जी से इतना प्रेरित थी वो कि उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया और 1942 में वो इस काम को करने के लिए आगे आई। अगर आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, तो जिसका नाम मैं रख रहा हूं मातंगनी हाजरा का, अगर इतिहास के पन्नों को आप खोलिए तो पूरा इतिहास उनके खिलाफ मौन है, एकदम शांत है, कहीं कुछ देखने को, पढ़ने को, सुनने को नहीं मिलता है। जबकि उन्हें लेडी गांधी कहा जाता था। उस समय 1942 में आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने बहुत सारे लोगों को गोली मारी, एक गोली उनके मस्तक के आर पार हो गई। उनकी बॉडी जब गिरी तो ये दृश्य जिस दिन मैं टीवी पे देख रहा था, किसी ऐसे चैनल पे दिखाया जा रहा था कि मतलब जो पुराने चैनल होते हैं डिस्कवरी टाइप के या भारतीय परंपरा को दिखाने वाले, मैं रोमांचित हो गया ये देख के कि जिस समय वो गिरी उनके ऊपर जो था वो तिरंगा था, और जब उनकी बॉडी जमीन पे गिरी है तो वो तिरंगा अपने सीने पे लेके और सो गई है, उसे ओढ़ ली है, और इनके बारे में इतिहास खामोश है। तो अगर हम इंडिया के बारे में, इंडियन पीपल या इंडियन फ्रीडम फाइटर के बारे में बात करते हैं तो किसी न किसी एक नाउन को हमें देना पड़ेगा, जैसे वो फॉर्म होगा नाउन से विशेषण की तरफ, तो आपको तुरंत ये करना पड़ेगा। भारतीय, इंडियन, तो इंडियन फौज, इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी, हर आदमी का एक सपना है कि वो देश की सेवा करे, लेकिन देश की सेवा किस रूप में? जो जहां है वहीं से देश की सेवा करे। कोई आवश्यक नहीं है कि हम सभी आदमी बॉर्डर पे गन लेके चले जाए सेवा करने के लिए, ऐसा नहीं है। ऐसा सौभाग्य केवल उन्हीं क्रांतिवीरों को मिलता है जो सही में इस देश के लिए जाग रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम आप यहाँ चैन से दिवाली, दशहरा सेलिब्रेट कर पाते हैं। हालांकि एक लाइन है, मुझे याद है, पता नहीं किसकी है, लेकिन बड़ी फेमस लाइन है कि सरहद पे जमे हुए बर्फ पे लेटा जाए, सरहद पे जमी हुई बर्फ पे लेटा जाए, हिंदुस्तान के हर घर से फौज में एक बेटा जाए। हिंदुस्तान के, लेकिन ये पॉसिबल हो नहीं सकता। और जब भी मौत मेरे सामने आए मेरे परवरदिगार, तो इस सौ को केवल तिरंगे में लपेटा जाए। इस दोनों टॉपिक को, डिस्क्रिप्टिव को आप दो तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव ऑफ एडजेक्टिव इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज नोन एज व्हाट, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एंड द सेकंड वन इज नोन एज एडजेक्टिव ऑफ प्रॉपर एडजेक्टिव। दूसरा इसका पार्ट आ गया आपके बीच में रेस्ट्रिक्टिव का। किसका? रेस्ट्रिक्टिव। जिस प्रकार डिस्क्रिप्टिव वर्णन करता है उसी प्रकार रेस्ट्रिक्टिव इस नाउन या प्रोनाउन के क्वालिटी को कम कर देता है, उसे घटा देता है। जैसे आई हैव नो वाटर टू ड्रिंक, मेरे पास पीने के लिए नो वाटर, कोई पानी नहीं है, पानी नहीं है। नो का संबंध यहां वाटर से है। किससे है? नाउन से। वाटर के क्वालिटी को देखा जाए तो 72% एरियाज ऑफ लैंड इज कवर्ड बाय वाटर। स्टिल इस सेंटेंस में क्या कह रहा है? वी हैव नो वाटर। अगर हम इस नो को हटा के सम लगा दें, सफिशिएंट लगा दें, एनफ लगा दें, या इस बाल्टी में पानी भरा है, तो पानी के जो एरिया है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके मानक के हिसाब से देखा जाए तो इस पूरे गुणवत्ता को इसने क्या कर दिया? कम कर दिया, थोड़ा सा दिखा दिया। तो रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव का ये अपना प्रकार है। इसके जो है बेटा, ये ध्यान से देखिएगा, इसके 5 प्रकार हो जाएंगे। इसमें आप बढ़ाएंगे तो और भी हो जाएंगे, इसके और भी प्रकार हो जाएंगे। एडजेक्टिव ऑफ, अपना नोट्स बनाइएगा आप, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या है? क्वांटिटी, मात्रा बताएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ
एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तीसरा डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगला डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और अंतिम इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। These are 5 types of adjective which has been described in second part of adjective, which is known as restrictive. Now the time of explanation of first topic, and which name is what? Which name is adjective of quantity. ये मात्रा दिखाता है। जिस प्रकार रेस्ट्रिक्टिव किसी चीज को उसके नाउन या प्रोनाउन के गुणवत्ता को कम कर देता है, इसी समान एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का भी सेम डेफिनेशन वही है जो पहले का है। इसमें आपको समय नहीं बर्बाद करना है। अगला है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। 2, 4, 6, 8 कोई भी संख्या अगर हम लोग इसमें लेके आए, कोई भी संख्या, तो वो कहलाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अगर संख्या का संबंध आ गया, एग्जाम्पल के रूप में आप ले लें कि अगर हमें कहना हो कि देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 40 स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स तो नाउन है ना, लेकिन इस नाउन के पहले यहां पे एक संख्या आ गया है। क्या आ गया है? संख्या। इसे हम कहेंगे नंबर। क्या कहेंगे? नंबर। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर, रेस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव है। ये भी संख्या, स्टूडेंट्स की क्वांटिटी तो 4000 हो सकती है, 8000 हो सकती है, 10000 हो सकती है, लेकिन इसके क्वालिटी को क्या किया? रेस्ट्रिक्ट कर दिया, कम कर दिया। यहां पे एक नंबर आ गया, और इस नंबर का संबंध इस पूरे वाक्य में किसी दूसरे से नहीं है, केवल और केवल नाउन से है। इसलिए ये एडजेक्टिव तो हो गया, लेकिन किस प्रकार का एडजेक्टिव? तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इस एडजेक्टिव ऑफ नंबर को जब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला कार्डिनल एडजेक्टिव या कार्डिनल नंबर, ऐसे कर लीजिए, कार्डिनल नंबर। दूसरा ऑर्डिनल नंबर। और तीसरा है मल्टीप्लिकेटिव का मतलब होता है गुणांक, गुणात्मक वृद्धि, जैसे स्क्वायर के हिसाब से बढ़ता है। कार्डिनल ऐसा नंबर आप जानते होंगे, कार्डिनल का मतलब होता है संख्यात्मक वृद्धि, जैसे 1, 2, 3, 4, 40, 50। अभी एक सेंटेंस हम लोग लिखे थे ना कि देयर आर 40 स्टूडेंट्स। ये संख्या अगर आया सीधा सीधा, आई हैव 2 पेन, आई हैव 2 पेन, दे हैव 4 शर्ट्स, दे हैव 2 कार्स, अगर ऐसा संख्या आया तो ये कार्डिनल नंबर है, एडजेक्टिव है, विशेषण है। लेकिन बेटा अगर ऑर्डर आया, तो ऑर्डर का मतलब क्रम होता है। आप तो जानते ही हैं ऑर्डर, सिस्टमेटिक वे। ऑर्डर मतलब क्रम। किस क्रम में? तो क्रम हमेशा आता है, ऐसे लिखते हैं हम लोग, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड या फोर्थ, 5, ऐसे करके हम लोग इसके क्रम को लिखते हैं। जैसे क्रम का मतलब क्या हो गया, हम एग्जांपल में भी दे सकते हैं कि द second row of the prayer ground is arranged। प्रेयर ग्राउंड में दूसरी रो जो है, सेकंड रो, ये अरेंज्ड है, एकदम व्यवस्थित है। देखिएगा, सेकंड रो है सारी, सेकंड। अब ये यहां पे भी है सेकंड, लेकिन इसे हम लोग सेकंड नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे फर्स्ट, और इसे सेकंड की जगह हम कहेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 40, 100, 1000। ये क्या है? संख्या है। लेकिन क्रम का मतलब क्या आ गया?
सेकेंड या द थर्ड रो, द फोर्थ रो, द फिफ्थ रो, ऐसा अगर आया तो ये भी एडजेक्टिव है, लेकिन इसे हम लोग ऑर्डिनल कहते हैं। क्या? क्रम, जो क्रम को सजाता है। मल्टीप्लिकेटिव क्या है? मल्टीप्लिकेटिव का मतलब गुणात्मक हो गया। किस तरीके से? ये कहता है सिंगल, डबल, जैसे आ गया कि विराट कोहली हिट डबल सेंचुरी। अब डबल का मतलब यहाँ 2 सेंचुरी नहीं है, ये सेकंड नहीं है, ये गुणात्मक वृद्धि। लेकिन ये भी काम किसका करता है? विशेषण का, एडजेक्टिव का ही। मीन्स रेस्ट्रिक्टिव है 5 काइंड्स, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैज 3 काइंड्स। व्हाट? कार्डिनल, ऑर्डिनल एंड मल्टीप्लिकेटिव। बोथ वर्क्स टू क्वालिफाई देयर नाउन और प्रोनाउन विद देयर डेफिनिट नंबर। एक और बात यहां समझिएगा, निश्चित और अनिश्चित संख्या का भी इसमें मामला है। अगर संख्या निश्चित है तो डेफिनिट है, लेकिन अगर संख्या अनिश्चित है, किसके बारे में? सम, एनी, मेनी, सो मेनी, तो अनिश्चित, इंडेफिनिट एडजेक्टिव के रूप में भी इसे जानते हैं। अगला है इसी क्रम में तीसरा डिमॉन्स्ट्रेटिव। अभी इसी पे हम लोग थोड़ी देर पहले चर्चा किए थे। डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या है? डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है इशारा, पॉइंट आउट, जैसे दिस, दैट, दीज और दोज। बेटा अगर इनके तुरंत बाद कोई नाउन आया तो चूंकि नाउन को जो क्वालिफाई करेंगे ये एडजेक्टिव है, और चूंकि एडजेक्टिव के साथ साथ ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, पॉइंट्स आउट करते हैं, इशारा करते हैं, इसलिए हम लोग इसे डिमॉन्स्ट्रेटिव कहते हैं। और थोड़ी देर पहले अभी मैंने कहा था कि एक होता है मूल और दूसरा होता है यौगिक। तो यहां पे जो ये इनका काम है, चूंकि इनके तुरंत बाद एक और नाउन होगा, इसलिए कंपाउंड एडजेक्टिव की तरह काम करेंगे। एग्जाम्पल के रूप में आप देखें, एग्जाम्पल के रूप में देखें कि दिस मैन इज, इसी के क्रम में दिस मैन इज पुअर, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में जब हम चलेंगे, आप देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या करता है? पॉइंट आउट करता है, डिमॉन्स्ट्रेट करता है। यह आदमी गरीब है। पुअर तो है, एडजेक्टिव है, इस आदमी के बारे में है, लेकिन यहां दिस का काम क्या है? दिस भी इस मैन को क्वालिफाई कर रहा है। और एडजेक्टिव की परिभाषा ही यही है कि जैसे कोई शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, उसके बारे में कहे दिस मैन, यह आदमी, इसका मतलब यहां इस मैन की तरफ ये डिमॉन्स्ट्रेट भी कर रहा है और इसकी विशेषता भी बता रहा है। ये तो अलग मैटर है। ठीक, अब देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग इस पे डिस्कस किए थे, एक होता है बेस एडजेक्टिव, मूल, और दूसरा होता है कंपाउंड। कंपाउंड हमेशा नाउन को अपने बाद लेगा। अगर इस क्रम में भी आप देखें तो आगे बढ़ते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव की तरफ। डिमॉन्स्ट्रेटिव में दिस और दैट सिंगुलर के लिए, दिस पास की वस्तु के लिए प्रयोग होता है, दैट दूर की वस्तु के लिए प्रयोग होता है। दीज जो है, दीज प्लूरल और दोज भी प्लूरल। दीज प्लूरल में पास के लिए और दोज प्लूरल में दूर के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर इनके बाद कोई एक नाउन आया तो ये एडजेक्टिव की भूमिका में है, इसी को हम लोग डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ये क्या करता है? हिंदी में इसको अलग नाम से पुकारेंगे, लेकिन यहां पे हम क्या करते हैं? इसे बांट देते हैं, जैसे ईच, एवरी, एनी, मेनी, नन, वन। क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है। और देखिएगा अभी खट से आपकी समझ में आ जाएगा। अगर हम कह दें कि ईच बॉय इज प्रेजेंट टुडे, आज प्रत्येक बच्चा यहां उपस्थित है। ईच बॉय। अब बाकी के पीछे मत जाइए, नाउन है ना, इस नाउन के बारे में ये क्या कर रहा है? ईच बॉय। A word which qualify a noun is called adjective। लेकिन यहां पे विशेषण की भूमिका में होने के बाद एक और काम कर दे रहा है,
कि सारे बच्चों में से हर को, प्रत्येक को, एक को अलग अलग करके विशेषण कर रहा है, इसलिए इसे एक नया नाम दे दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अगर हमें कहना हो आइदर स्टूडेंट इज नॉट absent, एक भी बच्चा आज अनुपस्थित नहीं है। आइदर किसके बारे में? स्टूडेंट्स। अगर हमें कहना हो कि दिस पेन इज कॉस्टली, कॉस्टली तो मूल है, लेकिन दिस का किससे जुड़ाव है? पेन से, नाउन से। तो जैसे ही नाउन के संबंध में ये कोई भी फंक्शन करेंगे, सिवाय विशेषण के दूसरा कुछ होंगे ही नहीं। इसके बाद में हम लोग चेक करेंगे कि डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, कि डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कि इसका फंक्शन क्या है। लेकिन किसी नाउन के पूर्व आने वाला शब्द यदि वो किसी दूसरे नाउन से संबंध स्थापित नहीं करता है तो विशेषण की भूमिका में ही होगा। वो प्रीपोजिशन है अगर नाउन के पूर्व आए और किसी दूसरे नाउन से अपने संबंध को स्थापित करे। अंतिम है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब देखिएगा, यहीं से समझ जाइएगा। अगर हम कह दें कि हु इज राम, हु इज राम, राम कौन है? यहां मैं भगवान राम के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, ये बहुत अजीब मुद्दा है, लोग पूछ लेते हैं, गलत करते हैं, ऐसा पूछना ही नहीं चाहिए। हिज आवर गॉड, हमारे पूर्वज हैं, हम लोग इन्हीं से प्रेरणा लेते हैं। लेकिन एग्जाम्पल के रूप में यहाँ एक सामान्य नाम की तरह अगर आप लीजिए तो राम कौन है? हु इज राम। यहाँ पे हु, यहाँ पे राम के लिए प्रयोग हुआ है। हु इज राम, राम कौन है? राम नाउन है और नाउन के लिए ये प्रयोग हुआ है हु, इसलिए यहाँ पे इसका फंक्शन प्रोनाउन की तरह है, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह प्रयोग नहीं हुआ है। एडजेक्टिव की तरह प्रयोग कब होगा? जब हम एक नाउन इसके बाद दे दें कि विच पेन डू यू लाइक मोस्ट। विच पेन, अब देखिएगा पेन आ गया, पेन क्या है? नाउन। कह रहा है कौन सा पेन। अभी यही हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि यौगिक कंपाउंड एडजेक्टिव ऑलवेज टेक वन नाउन आफ्टर देम, एक शब्द इसके बाद आएगा। ये विशेषण की भूमिका में हो गया, ये तो कंफर्म है। और ये प्रश्न भी पूछ रहा है, इसलिए हम लोगों ने इसे एक नया नाम दे दिया, क्या? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के इस क्रम में एडजेक्टिव का यूज जो है वो दो प्रकार से होता है। सब्जेक्टिवली यूज ऑफ एडजेक्टिव, ये भी आप पढ़ लें इसी में। यूज ऑफ एडजेक्टिव जब आप पढ़ेंगे, यूज ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का प्रयोग, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। तो अभी तक आप पढ़ रहे थे कि डिस्क्रिप्टिव, रेस्ट्रिक्टिव। डिस्क्रिप्टिव के 2 टाइप्स, रेस्ट्रिक्टिव के 5 टाइप्स। लेकिन यहां कह रहा है कि यूज, कौन कौन सा यूज है। अब देखिए, पहला यूज क्या है? सब्जेक्टिवली यूज ऑफ एडजेक्टिव। और दूसरा है प्रेडिकेटिवली यूज ऑफ एडजेक्टिव। एक होता है जब एडजेक्टिव को हम लोग सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करें, और दूसरा प्रेडिकेट के रूप में प्रयोग करें। माई ब्रदर इज ए ग्रेट बिजनेसमैन। माई ब्रदर इज, विशेषण यहां किस रूप में है? ग्रेट भी विशेषण है, लेकिन इस विशेषण के बारे में पहले हम बात कर लें। ब्रदर यहां पे क्या है? नाउन है। दोनों प्रकार के बारे में यूज ऑफ एडजेक्टिव में सब्जेक्टिवली यूज के बारे में एग्जांपल हो जाएगा कि राम इज ए गुड बॉय, और कह देंगे यहां कि योर पेन इज
इज ब्यूटीफुल। सब्जेक्टिवली यूज ऑफ एडजेक्टिव और प्रेडिकेटिवली यूज ऑफ एडजेक्टिव, ये दोनों का अंतर आपको समझने के लिए केवल ये दो एग्जांपल सफिशिएंट है। आप देखिएगा, राम इज अ गुड बॉय। राम क्या है? एक अच्छा लड़का है। क्या है? अच्छा लड़का है। ध्यान से, हालांकि ये सब्जेक्ट है, लेकिन यहां इज के बाद एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि नाउन के पूर्व जो शब्द आएगा, जो उसको क्वालिफाई करेगा, वही विशेषण होगा। तो ये चाहे सब्जेक्ट में शुरुआत हो, हिंदी के, अंग्रेजी के, किसी के हिसाब से, या इसके तुरंत, नाउन के तुरंत पहले अगर एडजेक्टिव का प्रयोग हो जाता है तो सब्जेक्टिवली कहलाएगा, भले ही वाक्य के किसी भी क्रम में स्थान हो उसका। लेकिन योर पेन इज ब्यूटीफुल, यहां वर्ब के बाद आ रहा है, यहां पे भी वर्ब के बाद आ रहा है, लेकिन नाउन के पूर्व आ रहा है। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं है, यहां ब्यूटीफुल का संबंध किससे है? पेन से है। तो यहां इज के बाद, दोनों वर्ब के बाद आए हैं, लेकिन नाउन के पूर्व अगर आता है तो सब्जेक्टिवली माना जाएगा, और इज के बाद अगर केवल एडजेक्टिव आता है तो वो प्रेडिकेटिवली यूज ऑफ एडजेक्टिव आता है। और फिर हिंदी के अकॉर्डिंग जब हम चलेंगे तो मूल और यौगिक। मूल का मतलब जो नाउन के पूर्व प्रयोग हो, और सॉरी, मूल का मतलब ये है, और यहाँ पे ये यौगिक की भूमिका में, आई एम वेरी सॉरी, यौगिक के रूप में, ये कंपाउंड एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हो जाता है। तो एडजेक्टिव का जब हम प्रयोग देखेंगे तो सब्जेक्टिवली है और प्रेडिकेटिवली है, दोनों यूज के बाद इसके अंतिम क्रम में जब हम चलेंगे तो केवल एक मास्टर रिवीजन इस पूरे का। हाँ, हिंदी में एक और शब्द है, लगे हाथ आप देख ले, मोहन। मोहन सुंदर बालक है। मोहन इज अ हैंडसम बॉय, सुंदर बालक है। अब देखिएगा यहां ध्यान से, क्योंकि अंग्रेजी हिंदी थोड़ा सा एक साथ कोरिलेट करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, हमेशा के लिए। और इसी वाक्य को यदि हम कह दें, मोहन बहुत सुंदर बालक है, अंतर देखिएगा। मोहन सुंदर है, क्या है? सुंदर है। तो सुंदर का संबंध चाहे मोहन से हो या बालक से हो, सुंदर का संबंध मोहन से हो या बालक से हो, दोनों कंडीशन में वो विशेषण है। लेकिन यहां मोहन बहुत सुंदर बालक है, यहां पे सुंदर का संबंध तो बालक से या मोहन से है, लेकिन बहुत का संबंध किससे है? बहुत किससे? बहुत मोहन है, बहुत बालक है, बहुत का संबंध किससे है? सुंदर से। अब देखिएगा यहां पे थोड़ा सा हिंदी वाले कहते हैं इसे प्रविशेषण। क्या कहते हैं? प्रविशेषण। विशेषण तो हो गया सुंदर, लेकिन जो सुंदर जो विशेषण की व्याख्या करता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। और हमारे यहाँ अंग्रेजी में इसी को हम लोग एडवर्ब भी कहते हैं। एडवर्ब हमेशा क्रिया की विशेषता नहीं बताता, एडवर्ब पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करता है, नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर। लेकिन आज आपके लिए यह आवश्यक है जान लेना कि हिंदी में जो प्रविशेषण है वही एडवर्ब का एक रूप है, एक पार्ट है। आगे वर्ब के बाद जब हम लोग लेके इस टॉपिक को आएंगे तो ये अच्छे से आपका और क्लियर हो जाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच के इस वीडियो में इतना सा ही, लेकिन इसके बाद जो वर्ब का टॉपिक हम लोग लेके आएंगे उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो से अगर जुड़े हैं, जुड़ने का प्रयास करते हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप अपना नोट्स जरूर बनाइए और अपने नोट्स के आधार पे बाहरी अन्य बहुत सारे स्रोत से आप ज्ञान लेकर आइए। मैं तो केवल एक मार्गदर्शन के लिए आपके सामने आया हूं कि एक रास्ता दिखाऊं, बाकी पढ़ना और नोट्स बनाना ये आपका काम है। कहते हैं कि उड़ने दे आजाद इन परिंदों को ए गालिब, उड़ने दे आजाद इन परिंदों को ए गालिब, जो तेरे अपने होंगे वो लौट आएंगे। लेकिन इसका तर्क भी है कि मत विश्वास कर इन परिंदों पे ए गालिब, जिनके पर निकल आते हैं वो अपने आशियाने भी भूल जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, अगले वीडियो में मिलते हैं।